मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। आज हम भाग 2 के बारे में बात करते हैं। बात करें बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें, तो यह एक वन्य जीवन एक संरचना के बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति हैं। ये माना जाए सन 1973 में वन्य अधिकारियों ने पाया गया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की एक संख्या अनुमानित की गई, जिसका घटकर देखा गया 127 रह गई है, जिसमें बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि और घटती संख्या प्रमुख कारण बन गई। बात करें बाघ जीव संरचना अति महत्वपूर्ण जंगली जाति थी, जहां व्यापार के लिए बाघों का शिकार करना होता था, आवासीय स्थलों पे कम होना, भोजन के अन्य जंगली उपजातियों की संख्या लगाकर कमी आना और मानव जाति की जनसंख्या की वृद्धि घटती जा रही थी। तो मुख्य कारण थे एशियाई देशों ने बाघों की खाल का व्यापार करना शुरू कर दिया। हड्डियों की जो परंपरागत औषधियों में प्रयोग करने के कारण जाति लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए थे, जहां देखा गया कि अतः बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जहां अप्रैल 1973 में हुई। बाघ परियोजना मात्र एक संकटग्रस्त जात के रूप में थे, बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य बहुत सी जैव जाति का संरक्षण करना था कि इसको सुरक्षित रख सके। जहाँ पे देखा गया तो भारत के मुख्य बाघ आरक्षित क्षेत्र भी थे, जहाँ उत्तराखंड में है, जहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार है। असम की बात करें तो मानस बाघ रिजर्व क्षेत्र में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व क्षेत्र है। बात करें वन्य और वन्य जीव संसाधनों के कई प्रकार हैं और इसका विवरण इस प्रकार है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकृत क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में आते हैं। वनों के निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। पहला जो था आरक्षित वन के बारे में बात करें। आरक्षित वन देश के लगभग 50% से अधिक वन क्षेत्रों की सरकार आरक्षित घोषित कर दिया है। ये वन वृक्षों और वन जीवों को दृष्टि से देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण मूल्यांकन के रूप में संरक्षण विशेष ध्यान दिया जाता है। जहां बात किया जाए कि वन एक प्राणियों का संरक्षण में है, जहां आरक्षित वनों को बहुत ही मूल्यवान माना जाता है और इसे अधिक से वन क्षेत्र आरक्षित में घोषित किए जाते हैं। ये तो थे आरक्षित वन। बात करें दूसरा रक्षित वन के बारे में। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है कि ताकि इनको बचाया जा सके। इसकी कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा ही रक्षित है। बात करें अग्रकृत वन की, ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ बंजर भूमि होती है, जो सरकार की व्यक्तियों और समुदायों के लिए स्वामित्व में होते हैं, वह अग्रकृत वन कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है जहां पूछा जाता है कि आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अग्रकृत वन में क्या अंतर है बताइए। यानी तीनों प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बात करें तीनों प्रकार के जो अंतर है, आरक्षित वन हो या रक्षित वन हो या अग्रकृत वन हो, इसे अंगीकृत वन भी कहा जाता है। बात करें अंतर, एक महत्व के बारे में, आरक्षित वन के महत्व के बारे में बात करें तो आरक्षित वन जो अस्थायी रूप से उत्पादन के लिए रखे जाते हैं, जहाँ रक्षित वन है तो इन्हें और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अंगीकृत वन की बात करें तो ये वन पहुंच से परे होते हैं, जहाँ अथवा ये बंजर भी होते हैं। बात करें तो वन क्षेत्र का जो प्रतिशत होता है, तो हम आरक्षित वन की बात करते हैं। कुल वन क्षेत्र का जो 50% से अभी अधिक हो आरक्षित वनों के रूप में घोषित किया गया है। बात करें रक्षित वन को, तो कुल वनों का लगभग 1/3 भाग ही रक्षित है और शेष नहीं है। बात करें अंगीकृत वन की, तो ये कुल वन क्षेत्र का 16% ही है। बात करें ये नियंत्रण यानी कंट्रोल में कितना रखता है, तो इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। बात करें इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में, ये दोनों के नियंत्रण क्या होता है, सरकार के हाथ में ही होता है। इनका जो स्वामित्व सरकार
तथा निजी लोगों के पास हाथ में होता है। बात करें इसका क्षेत्रफल जो है, तो जम्मू और कश्मीर में है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के वन इस वर्ग के आते हैं। बात करें आरक्षित वन के लिए, तो बिहार है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान के वन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात करें इसकी अंगीकृत वन की, तो जो उत्तर पूर्वी राज्यों तथा गुजरात के कुछ भागों के वन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये तो थे आपके आरक्षित वन, अरक्षित वन, अंगीकृत वन के बारे में। बात करें समुदाय और संरक्षण के बारे में, तो वन संरक्षण जैसा एक महान कार्य है। भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक और एक अनिवार्य अंग रहा है, ये वन प्राचीन काल से ही कुछ मानवनीय प्रजातियों के आश्रय करते थे और ये वनवासों सरकार के साथ अपने मूल आवास स्थलों की सुरक्षा करते रहते थे। ये वन दीर्घ काल से ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्रोत बने, जहाँ यही कार्य रहा कि राजस्थान के लोग सरिस्का बांध रिजर्व में खनन कार्य को बंद करवाने हेतु संघर्ष में जुटे रहेंगे। अर्थात देखा गया, वह हमारे देश में कुछ मानव प्रजाति की आवास भी हैं, जहां भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय दीर्घकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे रहे। यानी कहा कि दीर्घकाल से, लंबे समय से अपनी जो जरूरतें थी उसकी पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आवास यानी घरों के स्थलों में संरक्षण में जुटे रहे, जहां सरिस्का बाग एक रिजर्व में राजस्थान के गांवों में लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने की संघर्ष रहे। जहां बात किया गया, हिमालय में जो एक प्रसिद्ध एक चिपको आंदोलन चलाया गया, कई क्षेत्रों में वन की कटाई पे रोकने के लिए कामयाब भी हो गए। लोग पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे कि पेड़ को ना काटिए, और आंदोलन यानी अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। एक पॉइंट है टिहरी में जो किसानों का एक बीज बचाव आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बिना भी विविध कृषि उत्पादन संभव नहीं है। बात करें एक पवित्र पेड़ को झुरमुट कहा जाता था, झुरमुट पेड़ था, तो यहाँ पे विविध और दुर्बल जातियों की संपत्ति रहा करती थी। जहाँ एक कहानी के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकृति की पूजा सदियों पुराना था। यहाँ जनजातियों का लोगों का एक विश्वास था कि जिसका आधार एक प्रकृति के रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमरी रूप से बचाकर रखा जाता है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में, तो वनों के ऐसे बड़े बड़े भाग स्थानीय लोग ही घुसते थे जहां किसी और छेड़छाड़ न कर देते थे। बात करें तो यहाँ एक छोटा नागपुर क्षेत्र में एक मुंडा संथाल जातियाँ रहते थे, जहाँ महुआ और कनपुल के पेड़ की पूजा करते थे। यहाँ ओडिशा की बात करें, ओडिशा और बिहार की, तो यहाँ जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती थी। बात करें, हम में से भी बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पीपल वट वृक्ष को पवित्र मानते थे। राजस्थान में एक बिश्नोई गांव के आसपास एक काले हिरन यानी चिंकारा और नील गाय के मुंड देख सकते थे, जहां वहां के समुदाय के लोग अभिन्न हिस्सा और कोई उनके नुकसान नहीं पहुंचाता था, ऐसे लोग देखा करते थे। बात करें तो एक चिपको आंदोलन लोग पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे कि पेड़ को ना काटा जाए। ये आंदोलन चलाया गया कि अपने हक के लिए लड़ा करते। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण से संबंधित था। ये था गौरा देवी ने ये चलाया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा आंदोलन था, जो पेड़ों को काटना नहीं होता था, पेड़ों को लोग बचाना चाहते थे। भारत के ये उत्तराखंड राज्य में, तब ये उत्तर प्रदेश का एक भाग माना जाता, जहाँ किसानों ने अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पे अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ये आंदोलन किया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर ये पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। और चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इनमें से स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया और इस आंदोलन की शुरुआत किया। 1973 में भारत के सुंदरलाल बहुगुणा तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था ये चिपको आंदोलन। कुछ हम महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द को देखते हैं, जहां शब्द और शब्द का अर्थ बताते हैं। हिमालय वन यानी इसका अर्थ क्या है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक औषधि पौधा था।
जहाँ कृषि वन की बात करें तो ये वृक्षारोपण की एक सहायता निर्मित वन माना जाता था। जहाँ पे वनस्पति जात की हम बात करें तो वन विशेष यानी क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ पाए जाते थे, जिनकी अपनी एक विशेषताएँ और लाभ होते थे।